नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। पहले एक छोटा सा दोहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने 17 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लगातार चर्चाएं कर रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, लेकिन अभी तक शुरुआत है, अभी तक आरंभ हुआ है। वो कहते हैं ना, आरंभ है प्रचंड है, ये मस्तकों तक झुंड है। तो अभी तक शब्दवाणी क्लासेस पर अपनी क्लासें आरंभ हुए लगभग एक महीना ही कंप्लीट हुआ है और धीरे धीरे व्यूज, धीरे धीरे सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि एक दिन करंट अफेयर्स की सारी क्लासों पर अपना ताज होगा। जितनी अपनी क्लास देखी जाएगी उतनी बाकी क्लास शायद ना देखी जाए, लेकिन अभी तक लोगों तक, बच्चों तक, विद्यार्थियों तक सुचारू रूप से अपनी क्लास की पहुंच नहीं हो पाई है। वो कहते हैं कि टाइम लगता है। अगर आप एक छोटा सा कोई कमरा बनाना चाहते हो तो उसे जल्दबाजी में 2-4 पत्थर जमीन में डालकर खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मंजिल बनानी है तो उसकी नींव डालनी पड़ेगी और नींव वाला काम हमेशा धीरे धीरे होता है, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी मंजिल भी उतनी ही मजबूत रहेगी। तो अपन संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक हो सके कोशिश यही है कि अपने जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े वो सिर्फ और सिर्फ अपन को देखने वाले हो, जो अपनी क्लास को पसंद करते हो, जो शब्दवाणी क्लासेस से वीडियो को देखते हो, क्लास को देखते हो, लाइक करते हो। क्योंकि देखते नहीं है और सब्सक्राइब कर दिया तो सिर्फ मेरे सब्सक्राइब की संख्या ही बढ़ेगी, बाकी ना मुझे फायदा होने वाला है ना आपको फायदा होने वाला है। लेकिन कई जो रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, वो सोचते हैं कि 1-2 सब्सक्राइब गुरुजी के बढ़ेंगे तो उस हिसाब से कर देते हैं। आपकी भी अति कृपा, आपका भी आभार कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अपनी पहुंच उन विद्यार्थियों तक जाननी चाहिए जो वास्तव में करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स वाले सेशन को क्लियर करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो शब्दवाणी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, एकदम बढ़िया तरीके से सरलतम रूप से समझाए जा रहे हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वर्तमान में किस आधार पर, किस तरीके से पूछे जाते हैं, सब पहलुओं पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। किस प्रकार पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को याद करना है। तो उसके अनुरूप आज अपन 17 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एकदम मस्त तरीके से और एकदम मस्त मोला तरीके से। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आपके सामने ये ना पहला क्वेश्चन कि वीबी राम जी, जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, उसमें जो श्रम नियोजन है उसके मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। अपन विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में पूरी चर्चा कर ली। अलग से एक अपनी क्लास भी अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पर। अगर कोई देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो स्पेशल क्लास वाला टॉपिक है उस पर चूज करिए, वहां पर आपको वीबी जी राम जी संबंधित योजना की सारी जानकारी दी हुई है। अब प्रश्न ये है कि जो वीबी जी राम जी योजना है उसमें जो श्रम नियोजन है उसके मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पंजाब। तो श्रम नियोजन के मामले में अगर बात करूं तो अपना जो राजस्थान राज्य है, कौन सा, अपना जो राजस्थान राज्य है वो श्रम नियोजन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य, अपना राजस्थान राज्य। अब क्या है श्रम नियोजन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लो। वीबी जी राम जी योजना में श्रम नियोजन के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने के अनुसार इस नई ग्रामीण रोजगार योजना में श्रमिकों को यह पढ़ लिया था कि अब 125 दिन का रोजगार, याद रखना 125 दिन का रोजगार, और न्यूनतम मजदूरी कितनी है, 300 रुपए प्रतिदिन मिल रही है। फिर है कि श्रम नियोजन का क्या अर्थ है, सर क्या होता है, क्या है ये श्रम नियोजन। पढ़ा तो दिया लेकिन होता क्या है, किसी चीज की जानकारी होनी भी जरूरी है। तो श्रम नियोजन क्या है, इसका अर्थ है कि ग्रामीण स्तर पर जो काम की मांग है
आवंटन है और उसका नियोजन का विकेंद्रीकरण करना। इसका मतलब यह है कि मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले। मजदूरों को क्या मिले? मजदूरों को काम की मांग कितनी है, उनको किस प्रकार आवंटन करना है, काम का विकेंद्रीकरण किस प्रकार करना है, और ज्यादातर मतलब कुल मिलाकर जो श्रमिक होते हैं उनका नियोजन किस प्रकार करना है। और ज्यादातर यही कोशिश रहती है कि जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको उन्हीं के गांव में ही क्या दे दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। बाहर के गांव में अगर भेज दिया जाए तो वही बोलेंगे कि सर आज इतना लेट हो गया, आज भैंस नहीं दुआई, आज बच्चा रोने लग गया, और बच्चे ने दूध नहीं पी रहे, बच्चे के पापा जी ये कर रहे थे, फलाने ये कर रहे थे, मतलब 70 प्रकार के क्या लेंगे, मतलब कई प्रकार के उड़ाव लेंगे। सर ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया, तो गांव से अंदर ही नहीं जाने वाली महिला तो गांव के बाहर कब जाएगी? तो सरकार ने कोशिश क्या की है कि आपको हम क्या करेंगे, गांव के अंदर ही रोजगार दे देंगे। इसमें युक्ता धारा जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्मों और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए ग्राम पंचायत तय करती है कि गांव में किस समय और किस काम, जैसे कि जल संरक्षण के लिए नाली की खुदवाई करना है, सड़क बनाना है, कृषि अवसंरचना से संबंधित कितने मजदूरों की जरूरत है ताकि स्थायी संपत्ति बन सके। मतलब जो विकसित ग्राम पंचायत योजना है उसके अंदर जो ग्राम पंचायत है वो भी तय करेगी कि किस समय श्रमिकों को कौन से काम में लगाना है ताकि काम भी पूरा ना हो और श्रमिकों को लगातार रोजगार भी मिलता रहे। तो याद रखना, इसमें जो श्रम नियोजन के मामले में अपना राज्य राजस्थान है वो कहां है? देश में प्रथम स्थान रखता है। देखिए अगला, यह मनरेगा से कितना अलग होगा? मनरेगा एक तरफ वीबीजी रामजी योजना है, कितना अलग है तो देख लीजिए। मनरेगा में 100 दिन की रोजगार मिलता था और वीबीजी रामजी में आपको 125 दिन का रोजगार मिल जाएगा। इसमें विभिन्न वर्गों में काम और राष्ट्रीय नीति नहीं थी। इसमें सिर्फ विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में खर्च की जिम्मेदारी केंद्र की, राज्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जिम्मेदार थे। मतलब खर्च जितना भी होगा उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, लेकिन जितने भी बेरोजगारी भत्ते थे वो राज्य के द्वारा दिए जाते थे। अब इसमें क्या है, केंद्र 60%, राज्य 40% बोझ उठाएंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर सिर्फ और सिर्फ 10% का बोझ डाला गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने उस क्लास में नहीं पढ़ा था, फिर आप बोलते सर पढ़ाया नहीं, तो देखो आज आ गया कि वीबीजी रामजी योजना में प्रश्न आपने सोचा सर ये पूछ लिया जाएगा कि केंद्र और राज्य का बंटवारा क्या है, आराम से बता देंगे 60 और 40। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका जो बंटवारा है वो केंद्र है वो 90% और 10% वहन करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर काम रोकने का वैधानिक नियम नहीं है, कभी भी रोक दिया जाता है। इसमें हर वित्त वर्ष राज्य 60 दिन तय करेंगे जब काम नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ 60 दिन ऐसे होंगे एक साल में जब आपको काम नहीं दिया जाएगा, बाकी आपको काम मिलता रहेगा। फिर वेतन देने के लिए समय सीमा तय थी। इसमें वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य है। अधिकतम 15 दिनों में आपको क्या दे दिया जाएगा, वो वेतन दे दिया जाएगा। तो ये मनरेगा थी और ये नई योजना वीबीजी रामजी, दोनों में इतना फर्क है। दूसरा क्वेश्चन, भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक कहां पर किया जाएगा? किसका? भारत टैक्स। टेक्सटाइल लिमिटेड मतलब कपड़े से संबंधित है, तो ये भारत टैक्स है 2026। इसका आयोजन कब से कब तक है? इसका आयोजन सर आपके किया जा रहा है 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। कहां पर? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में या जयपुर में? तो जो भारत टैक्स 2026 है उसका आयोजन अपने कहां किया जा रहा है? उसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। छोटा मोटा प्रश्न पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, कोई पेपर के छोटे से कोने में, कि भारत टैक्स का आयोजन कहां पर किया गया। फिर भटकना मत, फिर इधर उधर देखना मत, सीधा याद कर लेना कि भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अब इसके बारे में और देख लीजिए कि भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली स्थित जो भारत मंडपम है वहां पर किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा मेला था जिसका उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। किसने किया? इसका जो उद्घाटन किया गया था वो केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया था। मैंने आपको क्या पूछा था, पहले जो प्रश्न आते थे उसमें सिर्फ यही पूछा जाता कि कब उद्घाटन किया, कहां किया, कैसे किया, किसने किया।
कब हुआ, ये प्रश्न पूछे जा सकते थे। आज क्या किया जाता है, आज के समय में जो पेपर है, अगर पिछले सेकंड ग्रेड के जो भी एग्जाम हुए उनके अगर पेपर देखें तो उनमें मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि निम्न में से इस योजना के बारे में कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, निम्न में से चारों में से कौन सा भारत टैक्स 2026 से संबंधित सही है या गलत है। मतलब जब आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कार्यक्रम के बारे में पूरा पता होगा तब ही आप उसको क्लियर कर पाओगे। तो पहली चीज याद रखना, कहां पर, नई दिल्ली में 14 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम में। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा मेला था और जिसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। फिर दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय कपड़ा उद्योग की ताकत और विजन 2030 को प्रदर्शित करना। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के 5F विजन, मतलब 5F, 5F कौन से, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन तक और फैशन से विदेशी बाजार तक। मतलब 5F हुए, कितने एफ, 5F, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेशी व्यापार, मतलब ये 5F है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 5F विजन किससे संबंधित है। फिर भूले ठाले भटकते फिरोगे, 5F 5F, 5 फर्नीचर, 5 फिर भाई और फिर भाई कुछ काम के नहीं रहोगे। याद रख लेना 5F विजन का संबंध किससे है, वस्त्र उद्योग से। किससे संबंधित है, याद रख लेना, इसका संबंध है वो वस्त्र उद्योग से। किससे है, इसका जो अपना संबंध है वो किससे है, इसका संबंध है वो वस्त्र उद्योग से है। और 5F का शायद तक तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 5F क्या है, तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, मतलब फार्म मतलब खेत से फाइबर निकाला जाएगा, फाइबर से फैक्ट्री में डाला जाएगा, फैक्ट्री से फैशन मतलब अपन पहनने कर एकदम चौड़े चौड़े चलेंगे, और फिर फैशन से विदेशी बाजार में चला जाएगा। फिर भागीदारी क्या है, तो इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के 60,000 से ज्यादा खरीदार, विक्रेता और निवेशक और प्रदर्शक शामिल हुए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कितने देश, 130 देश से कोई अधिक से 60,000 से ज्यादा जो खरीदार है, खरीदने वाले, बेचने वाले और जो निवेश करने वाले, वो सभी इसमें शामिल हुए। इसका प्रमुख विषय क्या था, तो सस्टेनेबिलिटी, तकनीक, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी इसका मुख्य प्रमुख विषय है। सस्टेनेबिलिटी, तकनीकी नवाचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। तो याद रखना ये अपना भारत टैक्स 2026 है। इसका आयोजन कहां किया गया था, कहां किया, नई दिल्ली में किया गया था। देख लीजिए, भारत टैक्स 2026 14 से 17 जुलाई 2026, हॉल नंबर 11, स्टॉल नंबर A3। ये कोई A3 का कोई फोटो है, तो ये भारत मंडपम प्रगति मैदान में ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 15 जुलाई 2026 तक कितने घरों की सतहों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत राजस्थान में 15 जुलाई मतलब आज से 3 दिन पहले तक कुल कितने घरों की सतहों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। देखो एक गाना चला था, एक पहले गाना चला था कि बना एसी लगा दो उनाड़ो आ गयो, क्या आ गया, उनाड़ो आ गयो। लेकिन अब बने को ये बोलो कि उनाड़ा तो चला गया, आपने एसी नहीं लगाई। अब आप क्या करो, एक काम कर दो, आप एक काम क्या कर दो, आप जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत छत पर क्या लगा लो, अपने छत पर जो कांच की प्लेटें हैं वो लगा लो, सोलर पैनल लगा दो, ताकि क्या है लाइट कटे तब मैं कूलर चला सकूं। कम से कम कूलर से तो गर्मी ना हो। आप एसी तो नहीं ला सकते, उनाला चला गया, बराड़ा आ गया, लेकिन आप क्या करो, एक ये सोलर पैनल लगा दो। सरकार की योजना है, मोदी जी की योजना है, कम से कम कूलर है ये तो घूमता रहे। तो ये योजना है। अब इस योजना में क्या है, देखो इसमें 15 जुलाई 2026 तक कितने घरों की सतहों पर, मतलब कितनी महिलाओं को खुश कर दिया गया भाई, कितने घरों की सतहों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कहां पर राजस्थान में, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में 2.65 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख या 1.35 लाख। तो बताइए राजस्थान में 15 जुलाई 2026 तक
2.65 लाख घरों की छतों पर क्या लगाए जा चुके हैं, रूफ टॉप, क्या लगाए जाके हैं, रूफ टॉप जो सोलर पैनल है वो लगाए जा चुके हैं, जो सोलर संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपके घर के ऊपर सोलर प्लेट नहीं लगी है तो आप भी लगवा लीजिए। अब इसमें देखिए इसकी मुख्य योजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,65,000 से अधिक घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ राज्य ने 1,000 मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता का कीर्तिमान भी हासिल कर लिया है। इंपोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि राजस्थान सरकार ने 15 जुलाई 2026 तक कितने मेगावाट से अधिक के रूफ टॉलर सोलर लगाए जा चुके हैं। तो 1,000 मेगावाट से भी अधिक के 1,000 मेगावाट से भी अधिक के सोलर संयंत्र राजस्थान के विभिन्न घरों की छतों पर स्थापित किए जा चुके हैं। मतलब उनकी क्या हो गई है, उनकी लाइट से उनका छुटकारा उनको मिल गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? तो यह भारत सरकार की एक शानदार जानदार पहल है जिसका उद्देश्य है कि देश में 1 करोड़, फिर रहा गया इंपोर्टेंट, फिर पूछा जाएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों की छतों पर जो सोलर प्लेट है वो लगाने का उद्देश्य है। तो 1 करोड़ घर और कितने यूनिट प्रति महीने, इसमें व्यक्ति को 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी भी दी जाती है। मतलब सारा खर्चा खुद को नहीं करना है, सरकार भी आपको मदद कर रही है। किसके लिए? महिला के लिए। किसके लिए? आपकी जो महिला है, पत्नी है, उसको खुश रखने के लिए सरकार भी मदद कर रही है। क्या कर रही है देखो, पहला तो 1 किलोवाट, अगर आप अपने घर के छत पर 1 किलोवाट का क्या लगाते हो, सोलर प्लांट लगाते हो, तो आपको 30,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। फिर दूसरा, सर नहीं कि हम तो 2 किलोवाट का थोड़ा बड़ा लगाएंगे, चल ठीक है, अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हो तो आपको 60,000 की सब्सिडी दी जाएगी। 1 किलोवाट 30,000, 2 किलोवाट दुगुना 60,000। सर नहीं, 2 किलोवाट वाला छोटा पड़ता है, प्रत्येक रूम में एसी चलनी चाहिए, चल ठीक है, अपने पास और योजना है, चल 3 किलोवाट का लगा ले। अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हो या उससे अधिक के सोलर प्लांट लगाते हो तो आपको अधिकतम से अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इससे ज्यादा भाई अपने पास में कोई नियम नहीं है। आमने बुकेगे आमने कन गाड़ी तो ये 78,000 से ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, चाहे 3 गो लगाओ और 4 गो लगाओ और 5 गो लगाओ। ठीक है। कमाई का अवसर क्या है कि यदि आपके सोलर पैनल द्वारा उत्पादित बिजली आपकी खपत से अधिक होती है तो आप उस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। देखो, कमाई का जरिया है। कैसे? आपने सोलर प्लांट है वो लगा दिया छत के ऊपर, लेकिन आपके घर में उतनी बिजली खर्च नहीं होती जितनी उस प्लांट के द्वारा उत्पादित कर दी जाती है। तो सर बाकी की बिजली के आप सरकार से आप क्या ले सकते हो? पैसे ले सकते हो। सर देखो, मेरे इतने रीडिंग आई यार, इतने रीडिंग ज्यादा यहां से गई है, मतलब इतनी रीडिंग मेरी बच रही है, वापस लाओ। मेरे सोलर प्लांट है 150 रीडिंग निकाली है और मेरे घर पर 100 रीडिंग यूज हुई है, 50 रीडिंग, सरकार आपको पैसे देगी। मतलब आप कमाई भी कर सकते हो। फिर आसान ऋण, आपको ऋण दिया जाएगा या सोलर पैनल लगवाने के शुरुआती खर्च के लिए बैंकों से आपको 5.75% से 7% तक के वार्षिक ब्याज दर पर लोन की भी सुविधा है। अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो चलो लोन ले लो, और आप लोन ले सकते हो और लोन के द्वारा क्या कर सकते हो, अपने घर पर सोलर प्लांट लगा सकते हो। मतलब कुल मिलाकर सरकार का यही लक्ष्य है, कुछ भी करो, ऋण ले लो, हमसे सब्सिडी ले लो, लेकिन प्रत्येक घर पर क्या लगा दो, एक सोलर प्लांट लगा दो। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखो मैंने कहा था ना महिला का चित्र ये रहा भाई। मतलब मोदी जी विशेषकर ये काम किसके लिए कर रहे हैं? महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो 40% सब्सिडी में सोलर पैनल लगाए और 30 यूनिट मुफ्त बिजली पाए। कितने यूनिट? 300 यूनिट तक। कितने? 300 यूनिट तक की आपको मुफ्त बिजली प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना के तहत एक आपको उत्पाद का फोटो दे रखा है, अगर किसी को इसका नाम पता है तो उसको उत्तर पता हो जाएगा कि राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना के तहत बीकानेर जिले के प्रमुख उपज कौन सी है? अपना जो बीकानेर जिला है
उस बीकानेर जिले की प्रमुख उपज क्या है? बीकानेर में मूंग ज्यादा, मोठ, ग्वार या मूंगफली? बताइए। बीकानेर जो भुजिया बनाया जाता है बीकानेर का, वो किससे बनाया जाता है, अगर किसी को पता हो तो? अरे बीकानेरी भुजिया पता है कि नहीं है? घर लाके कांदा बोड़ बोड़ के साथ में खाते हो बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया किससे बनाया जाता है? बताओ, बीकानेरी भुजिया किससे बनाया जाता है? तो बीकानेरी भुजिया तो सर मोठ से बनाया जाता है। मोठ से बनाया जाता, तो ये क्या है? ये मोठ ही तो है। तो पंच गौरव योजना के तहत बीकानेर जिले की प्रमुख जो उपज है, जो प्रमुख उपज है वो मोठ है। प्रमुख उपज कौन सी है? प्रमुख उपज है वो अपनी मोठ है। तो याद रखना, बीकानेरी भुजिया मोठ से बनाया जाता है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया था, बहुत पहले कर दिया गया था, और ये मोठ से बनाया जाता है। फिर अगला देखो कि पंचगौरव योजना की सूची देखे तो पर्यटन स्थल में जो करणी माता का मंदिर है देशनोक में, उसको दर्जा दिया गया पर्यटन स्थल के रूप में। उत्पाद के रूप में बीकानेरी नमकीन जो भुजिया है उसको, उपज के रूप में मोठ जिससे नमकीन बनाई जाती है, वनस्पति के रूप में रोहिड़ा, और खेल के रूप में किसको? तीर अंदाजी को मान्यता दी गई है पंचगौरव योजना के तहत। किसमें? अपने बीकानेर में। अपन जयपुर के बारे में, बाड़मेर के बारे में, जालोर के बारे में और गंगानगर के बारे में, कई जिलों के बारे में अपन पंचगौरव योजना के तहत अपन धीरे धीरे हमेशा एक जिले की पंचगौरव योजना के उत्पादों का नाम, उनका जैसे उत्पाद है, उपज है, वनस्पति है, खेल है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने पूरे जिले क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए। पढ़ो, कोई काम कभी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करोगे तो हमेशा उल्टा होगा, इसलिए काम को क्या करो? धीरे धीरे करो, आप जरूर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात तमिल गीतकार, कौन सा गीतकार? तमिल एक गीतकार है और एक लेखक है, तमिल के हैं, उनको 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लो भाई, लो भाई, दे दिया गया सम्मान। किसको? एक तमिल के गीतकार है और एक लेखक है, वो कितने? उनको 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका क्या नाम है? आर वेरामुथु, या फिर कंडासामी कुप्पुस्वामी, या फिर कुंजर भारती, या मीनाक्षी सुंदरम। देखो नाम अलग अलग तरीके के नाम है, अलग अलग क्षेत्र है। अगर बोली भी एक प्रकार की नहीं है तो नाम एक प्रकार के कैसे हो सकते हैं? हमारे रमेश, सुरेश, भरत ऐसे नाम नहीं है, अलग नाम है। देखो आर वैरामुथु, या कंडासामी कुप्पुस्वामी, या कुंजर भारती, या मीनाक्षी सुंदरम। बात बोले ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो देखो, जो तमिल गीतकार और लेखक जिनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो है आर वैरामुथु। कौन है? आर वैरामुथु, उनका 60वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पढ़ा था उससे इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि प्रख्यात तमिल गीतकार और लेखक आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिससे वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल तीसरे तमिल लेखक, मतलब आज से पहले केवल इनसे पहले तो केवल 2 ही तमिल लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये तीसरे हैं, और तमिल कविता के लिए सम्मानित होने वाले पहले लेखक हैं। और अगर किसी कविता के लिए तो सम्मान मिला है तो पहले किसको मिला है? अपने आर वैरामुथु को मिला है। इनसे पहले किसी भी तमिल लेखक को कविता के लिए आज तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। उन्हें उनका उपन्यास है एक कल्लीकट्टू इथिकासम। क्या है? कल्लीकट्टू इथिकासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 भी मिला है। उन्हें 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मतलब सम्मान तो ये ऐसे ले जाते हैं जैसे अपन में बचपन में जैसे जेब भर के जो बोई ले जाते थे ना, वैसे ये सम्मान लेकर जा रहे हैं। कौन? आर वैरामुथु। अरे भाई कितने सम्मान ले जाएगा? कितने ले लिए? देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लिया 2003 में, चल ठीक है। 2003 में साहित्य अकादमी से कुछ नहीं, पद्मश्री भी साथ में ले गया, और 2014 में पद्म भूषण भी ले गया। मतलब सम्मान तो ये सारे लेके जा रहा है। फिर यह पुरस्कार क्यों मिला? तो यह पुरस्कार इससे पहले तमिल लेखक अखिलन और जयकांतन को प्रदान किया जा चुका है। इनसे पहले 2 कौन से व्यक्ति थे? एक था अखिलन और एक है जयकांतन। इन दोनों को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और आर वैरामुथु कितने व्यक्ति बन गए हैं तमिल में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे। अब सर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो देख लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखकों द्वारा किए गए असाधारण और आजीवन योगदान को मान्यता देने वाला भारत का सर्वोच्च साहित्य का सम्मान है। भारत का सर्वोच्च। अगर आपके भी मन में आए छोटी मोटी कविता लिखने की तो कविता लिखते जाइए, प्रकाशित करते जाइए,
क्या पता एक दिन भाग खुल जाए और क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाए, आप भी लाके अपने दीवार में मस्त सेट करा देना, पोते को बताना, पोता देख तेरी दादाजी को कविता पे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? यह साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। संस्थागत पृष्ठभूमि देखें तो इस पुरस्कार की स्थापना उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से की थी, जो 1944 में स्थापित एक सांस्कृतिक संगठन है। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप, जो मलयालम भाषा के थे, उनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। फिर पहली महिला, तो यह पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी आशा पूर्णा। आशा पूर्णा की क्या हो गई? आशा पूरी हो गई और उनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। और अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता थे वो थे अमिताभ घोष। कौन थे? अमिताभ घोष, जिन्हें 2018 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पहली महिला आशा पूर्णा की आशा पूरी हो गई। फिर अगर पूछे कि अंग्रेजी भाषा के पहले, तो अमिताभ घोष थे, जिन्हें कब मिला था? 2018 में। और हाल ही में किसे मिला है? हाल ही में अपने आर वीरामुथी को यह सम्मान दिया गया है, जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये है आर वीरामुथी 16th ज्ञानपथ अवार्ड फॉर 2025। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अपना देसी उत्पाद अपना तड़का आ गया। क्या आ गया? अपना तड़का आ गया। इसके बिना तो साहब सब्जी का स्वाद नहीं है। तड़का आ गया। क्या आ गया? तड़का आ गया। मारवाड़ का नहीं, पूरे विश्व का तड़का आ गया। कि हाल ही में किस राज्य के जो ऊंजा जीरा है, ऊंजा जहां पर मंडी है, और वहां का जो जीरा है और वहां की जो सौंफ है, ऊंजा सौंफ, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप बताइए, अगर कोई भी इधर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र का है तो उसे आसानी से पता है कि ऊंजा कहां पर है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग हैं वो जीरे को बेचने के लिए ऊंजा ही जाते हैं। तो उनके लिए तो सिंपल क्वेश्चन है। तो जो हाल ही में किस राज्य के जो ऊंजा जीरा है और ऊंजा सौंफ है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? मतलब ऊंजा नाम का क्षेत्र कहां पर है, शहर कहां पर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो पश्चिमी राजस्थान के करीब कौन सा है? गुजरात। तो जो ऊंजा जीरा है और ऊंजा सौंफ है वो कहां के हैं? अपने गुजरात राज्य के। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस है वो लगातार बेचारे यूरोप वासियों को क्या कर रहा है? यूरोप वासियों को लगातार उनको पूरी रात उनको नींद नहीं आती, सोते हैं तो चमकते, अरे मिसाइल आ गई, अरे अरे रूस ने मिसाइल डाल दी। तो सबने कहा कि यार डेली हमेशा डरते हैं। ये अगर यहां पर माना कि ये रूस है और ये हमला कर रहा है यूक्रेन पर, तो आसपास वाले बेचारे ऐसे ही डर रहे हैं कि क्या पता कोई अनहोनी हो जाए, और अगर मिसाइल इधर छोड़नी है, भूल से इधर छोड़ गई तो देखो अपना तो काम हो गया ना, अपन तो शहीद हो गए। और अगर इधर जा रही है, अगर किसी से टकराई, हवा का झोंका आया, थोड़ी सी मुड़ गई तो इधर आ गए, अरे अब क्या करें? तो सबने कहा कि डरो मत। क्या करते हैं? रूस से बचने के लिए एक हवाई गठबंधन बनाते हैं और एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं कि इन मिसाइलों को गिरने ही ना दे। तो देख लीजिए, यही प्रश्न है कि हाल ही में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को खतरे को कम करने के लिए यूक्रेन और जो 10 पश्चिमी देश है उन्होंने मिलकर किस नए हवाई रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है? वो कह रहे हैं कि साहब एक क्या बना लेते हैं, एक गठबंधन बना लेते हैं, ताकि कुल मिलाकर जो रूस से खतरा है वो तो कम हो, अरे आराम चैन से सो तो सके। तो एयर स्पेस 10 एयरफ्रेंड प्रोजेक्ट फ्रेया या प्रोजेक्ट एयर, बताइए किस नाम से बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट फ्रेया के नाम से। किस नाम से? प्रोजेक्ट फ्रेया के नाम से यह बनाया गया था गठबंधन। किसके द्वारा? रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को कम करने के लिए यूक्रेन और साथ में 10 जो पश्चिमी देश है उन्होंने मिलकर इसका गठबंधन किया है। और देखो इसके बारे में जानकारी तो ये लीजिए, आपको भी अगर खतरा है तो यूक्रेन के उधर जाके उनको फोन करके पूछ लीजिए, साहब हमको भी आस पड़ोस से खतरा है, इस गठबंधन में शामिल कर लो। तो देखो, यूक्रेन और यूरोप के 9 देशों ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को निपटने के लिए नया रक्षा गठबंधन बनाया है। इसका मकसद क्या है? पूरे यूरोप के लिए साझा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना। कि बैलिस्टिक मिसाइल है वो तो साहब नीचे गिरनी ही नहीं चाहिए, गिरने से पहले ऊपर ही उसको क्या कर दो? ध्वस्त कर दो। यह निर्णय किसने लिया है? तो यह पेरिस में जो यूक्रेनी राष्ट्रपति थे वोलोदोमिर जेलेंस्की और जो यूरोपीय नेता हैं उनकी बैठक में लिया गया। मेन मुद्दा किसने रखा? वोलोदिमीर जेलेंस्की है, उन्होंने कहा, नाम ही अजीब है यार, इसके ऊपर मिसाइल अभी मेरे पास हो तो अभी के भी डाल दूं, कोई नया बने, नाम तो आसानी से बोल पाए, ये वोलोदिमीर जेलेंस्की, इसलिए तो शायद रूस वाला इस पर ठोक रहा है। देखो, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, साहब
बाकी यूरोपीय देशों से कहा कि ये रूस यार चैन से सोने नहीं दे रहा है, आज मेरे पे हमला कर रहा है, कर आप पे करेगा, अपन क्या करते हैं, ये मिसाइलों से बचने के लिए कोई छोटा मोटा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेते हैं। तो बाकी वाले ने कहा ठीक है कर लेंगे। तो इसमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन शामिल है। इतने देशों को इसने साथ में शामिल किया। और रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है, इसलिए पूरे यूरोप के लिए एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो विकसित किया जा रहा है। क्या? इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है। और उसका नाम क्या था? फ्रेया, प्रोजेक्ट फ्रेया। क्या नाम था? प्रोजेक्ट फ्रेया। ये देखिए प्रोजेक्ट फ्रेया हवाई रक्षा गठबंधन है यूक्रेन और इसके साथ में 10 पश्चिमी देशों का। 10 पश्चिमी देशों का। मुखिया कौन? मुखिया पीड़ित यूक्रेन। और किससे बचने के लिए? रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए बेचारे क्या कर रहे हैं? गठबंधन बना रहे हैं। और बना रहे हैं कि आइंदा कोई छोटी मोटी लड़ाई हो तो कम से कम अपना सिस्टम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेश का है कि अमेरिका का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने 50 मेगावाट से अधिक बिजली खपत वाले नए डेटा केंद्रों के निर्माण पर रोक लगा दी है? अमेरिका ऐसा कौन सा राज्य है? अमेरिका का वो पहला राज्य है जिसने क्या कहा है कि साहब जो 50 मेगावाट से अधिक अगर कोई डेटा केंद्र है वो खपत करता है तो उसको हम नहीं बढ़ाने देंगे, उसके लिए मंजूरी प्रदान नहीं करने देंगे। मतलब कोई भी 50 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत करता है कोई भी डेटा केंद्र, तो उसको बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। टेक्सास ने, वॉशिंगटन ने, न्यूयॉर्क ने या उठान है? तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क राज्य है, कौन सा राज्य है? न्यूयॉर्क राज्य है, उसने हाल ही में क्या किया है? 50 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन वाले डेटा केंद्रों पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। अब कब तक लगाई है? कितने के लिए लगे? लगभग 1 साल के लिए। तो देखो न्यूयॉर्क अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नए जो बड़े डेटा केंद्र है उनके निर्माण पर क्या लगा दिया? रोक लगा दी है। राज्य ने मंगलवार को 1 साल के लिए इस अस्थायी प्रतिबंध की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित डेटा केंद्रों की तीव्र वृद्धि को धीमा करना, जितने ये डेटा केंद्रों की वृद्धि हो रही है उनको कम करना। क्योंकि जो राज्य के नेता है वो कहते हैं कि ये सुविधाएं भारी मात्रा में बिजली और पानी का उपयोग करती है, जिससे स्थानीय समुदाय उन पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है कि साहब ये डेटा केंद्र है, ज्यादा मात्रा में एक तो बिजली खपत करते हैं और एक पानी की खपत करते हैं। इससे क्या होता है? स्थानीय समुदायों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। फिर है 9वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति है उसने 100 श्रुतम 2026 का उद्घाटन कहां किया है? ये कोई सम्मेलन है या बैठक है, आयोजन है 100 श्रुतम 2026, उसका उद्घाटन कहां किया है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, जयपुर में या बेंगलुरु में? तो मैंने कहा ज्यादातर ये चीजें होती है वो अपनी कहां होती है? वो अपने नई दिल्ली में होती है। कहां पर होती है? वो अपनी नई दिल्ली में होती है। तो 100 श्रुतम 2026 का भी उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। देख लीजिए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई को, कब? 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती है, उसके अवसर पर नई दिल्ली में स्थित जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है वहां पर 100 श्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान के MRI सेक्शन का भी उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? तो राष्ट्रपति ने कहा है कि जो आचार्य सुश्रुत थे, जो पहले मतलब डॉक्टर थे जो विभिन्न प्रकार के इलाज कर देते थे, अनेक जटिल एवं नवाचार पूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है आचार्य सुश्रुत। उन्होंने क्या किया था? आचार्य सुश्रुत ने अपने समय में जो प्लास्टिक की सर्जरी थी, मोतियाबिंद की सर्जरी थी, ट्यूमर के उपचार थे और ENT की सर्जरी जैसे अनेक क्षेत्र थे, अनेक क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार की सर्जरी थी वो उस समय कर दी थी। उनके द्वारा रची गई जो सुश्रुत संहिता है उसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को ही बल्कि पूरे विश्व को भी एक नई दिशा प्रदान की है। ऐसे कौन थे? आचार्य सुश्रुत। और उनकी जयंती पर 100 श्रुतम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 100 श्रुतम 2026 इंटरनेशनल सेमिनार ऑन शल्य तंत्र एंड एनुअल सेलिब्रेशन, सुश्रुत जयंती 15 to 17 जुलाई 2026। ये देखिए भारत की प्रधानमंत्री, जो मुख्य राष्ट्रपति जी है वो इसका क्या कर रही है? उद्घाटन कर रही है। अगला क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है लेकिन
इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट से कम नहीं है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता, वर्तमान में भारत क्या कर रहा है, ब्रिक्स देशों की जो विभिन्न बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता कर रहा है। तो उसके तहत जो ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई? ब्रिक्स जो श्रम और रोजगार मंत्री है, हैदराबाद में, कोच्चि में, गुरुग्राम में, गुवाहाटी में। सर गुरुग्राम में हुई थी ऊर्जा मंत्रियों की, किसकी? गुरुग्राम में सर याद है, गुरुग्राम में हुई थी ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। कहां पर? गुरुग्राम में ऊर्जा मंत्रियों की हुई थी। गुवाहाटी में मादक पदार्थों के विरोधी एजेंसी थी, उनकी बैठक हुई थी। तो सर अब दो रही, हैदराबाद, कोच्चि। कोच्चि में महिला, दिल की कच्ची होती है तो महिला कार्य समूहों की बैठक। महिला कार्य समूहों की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? कोच्चि में आयोजित की गई। सर पीछे रही एक हैदराबाद। तो जो ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई थी? हैदराबाद में आयोजित की गई थी। देख लीजिए जानकारी इसके बारे में कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रियों, प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों, ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाकर काम के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाना है। अब इसका जो उद्देश्य है वो इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य था लचीलापन, नवाचार, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण करना। क्या? लचीलापन, नवाचार और सहयोग और स्थिरता के लिए क्या करना है? विभिन्न चीजों का निर्माण करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, श्रम बाजार और औपचारिकीकरण, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी, कौशल विकास और समावेशी एवं लचीले श्रम बाजारों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्रों में सामूहिक कार्यवाही को आगे बढ़ाना इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। याद रखना इसकी बैठक कहां हुई थी? हैदराबाद में। इसका विषय क्या था? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। और इसका उद्देश्य क्या है? ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। ये देखिए ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग है, ये यहां पर चल रही है। तो ये थे आज के अपने क्या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपने प्रत्येक प्रश्नों को आसानी से सुना होगा, एकदम ध्यान लगा के सुना होगा। अगर ध्यान लगा के सुना है तो दिमाग में सेट हो गया। और अगर एक बार से समझ में नहीं आता है तो क्लास को बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए। आज नहीं तो कल हर मुमकिन का हल होगा और ये प्रश्न भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।